जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 31 जुलाई है। आज ही के दिन वर्ष 1940 में अंग्रेजों ने लंदन की पेंटोनविल जेल में वीर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को फांसी दी थी। उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को मारकर 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग जनसंहार का प्रतिशोध लिया था। माइकल ओडायर 1913 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। वर्ष 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है और इस दौरान फौज में पंजाब के गांव से माइकल ओडायर के आदेश पर जवानों की जबरदस्ती भर्ती शुरू होती है। गांव में उसके अधिकारी जाते हैं और जिस घर में 2-3 जवान मिल जाएं, उस घर के मुखिया को आदेश दिया जाता है कि कम से कम एक को तो फौज में भर्ती होना ही होगा। मना करने पर सबको दंडित किया जाता था। हालात ऐसे थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाते थे और जो ऐसा करते उनकी खड़ी फसल को सरकार कटवा लेती थी। कभी कभी तो किसी पिता के इकलौते पुत्र को ही उठा लिया जाता था। परिवार चुपचाप रोता रह जाता और उधर ओडायर छाती ठोंक कर डिंडोरा पीटते कि इतने से दिनों में उन्होंने कितने जवानों को फौज में भर्ती कर दिया था। आप सोचते होंगे कि आज तो फौज में भर्ती होने के लिए युवाओं की लंबी कतारें लगती हैं। 100 जवानों की भर्ती करना हो 1 लाख तैयार मिलते हैं। फिर उन दिनों जबरदस्ती भर्ती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? देखिए, यह विश्व युद्ध का समय था। भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग लेते ही सीधे लड़ने के लिए मोर्चे पर जाना पड़ता था और वो युद्ध भारत की रक्षा के लिए नहीं था, ना भारत की सीमाओं पर हो रहा था, बल्कि जवानों को भारत से हजारों मील दूर जाकर अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा था। इस तरह दूसरों के युद्ध में मरने या दुश्मन के हाथों जिंदा पकड़े जाने का खतरा निरंतर बना रहता था। तो इस पराये युद्ध में अपनी इच्छा से फौज में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। उसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करते हुए मरने वालों के जो नाम आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पत्थरों पर खुदे हुए देखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से ना जाने कितने वे अभागे रहे होंगे जिनको माइकल ओडायर के जुल्म सितम के कारण उस फौज में भर्ती होना पड़ा था। आपको यदि ये जानकारी अविश्वसनीय लगती हो तो मेरा आग्रह है, उन दिनों पंजाब में हुए अत्याचारों की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। उस कमेटी में महात्मा गांधी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, देशबंधु चितरंजन दास, अब्बास तैयब जी, एम.आर. जैकर और के संथानम जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। इन सब की जांच में जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें इन अत्याचारों का बहुत विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। हजारों भारतीयों ने अपनी जान देकर अंग्रेजी राज की रक्षा की थी। सबको उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की जनता को न्याय मिलेगा। वर्ष 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होता है, परंतु स्वराज की आस लगाए देश को रॉलेट एक्ट मिलता है। असल में विद्रोह की हर आवाज को दबाने के लिए रॉलेट कमेटी के सुझावों पर अंग्रेज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 दमनकारी बिल लेकर आए थे। ये थे क्रिमिनल लॉ इमरजेंसी पावर्स बिल और इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ज्यादातर मेंबर अंग्रेजों द्वारा नॉमिनेटेड थे, इसलिए इन बिलों के पास होने में कोई संदेह नहीं था। 18 मार्च 1919 को क्रिमिनल लॉ इमरजेंसी पावर्स बिल पर मतदान हुआ और 20 के मुकाबले 35 मतों से यह काला कानून पास हो गया। उस दिन बहस में भाग लेते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस बिल को कंपेंडियम ऑफ मैनी रिप्रेसिव मेजर्स कहा था।
वीएस श्रीनिवास शास्त्री ने कहा कि अ बैड लॉ वंस पास्ड इज नॉट ऑलवेज यूज्ड अगेंस्ट द बैड। दोस्तों, ये दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। ये एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के किसी को भी जेल में ठूंसने की व्यवस्था थी। जब गांधी जी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल हुई तो पहले से ही उत्पीड़न झेल रहे पंजाब के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने पंजाब के लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। 10 अप्रैल की सुबह सुबह अमृतसर में ओडायर के आदेश पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे जन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी प्रकार की मीटिंग्स पर बैन लगा दिया गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में अंग्रेजों ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 20 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई। भीड़ क्रोधित हुई, उसने भी हमला किया जिसमें 5 अंग्रेजों की मौत हो गई। 10 और 12 अप्रैल को लाहौर में अंग्रेजों की गोलियों से कई निर्दोष मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने भीषण जनसंहार किया, जिसका माइकल ओडायर ने समर्थन किया। जलियांवाला बाग में उस शाम लगभग 1000 निहत्थे लोगों को भून दिया गया था। हालांकि अंग्रेजों के अनुसार मरने वालों की संख्या केवल 379 थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। माइकल ओडायर के आदेश पर ही 14 और 15 अप्रैल 1919 को गुजरांवाला शहर और आसपास के गांव पर हवाई जहाज से बम गिराए गए। इन सब घटनाओं के बारे में राष्ट्रवंदना चैनल पर पहले ही 5 वीडियोज की एक श्रृंखला अपलोड हो रखी है। पूरे रिसर्च के साथ बनी वो वीडियो सीरीज आप जरूर देखिए। माइकल ओडायर की सिफारिश पर 15 अप्रैल से लाहौर और अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुछ दिन बाद पंजाब के दूसरे शहरों जैसे गुजरांवाला, लायलपुर, कसूर, तरनतारन, गुजरात, वजीराबाद आदि में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। गुजरात, यहां भारत के राज्य गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गुजरात उस समय के पंजाब का एक जिला था। वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। दोस्तों, मार्शल लॉ के दौरान हुए अत्याचारों की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं, उद्वेलित करने वाली हैं। आप उन वीडियोस को देख लें, आपको एहसास हो जाएगा। ओडायर के गुनाहों की सूची बहुत लंबी थी। उधम सिंह उसे उसके पापों की सजा देने के लिए बेचैन थे। वर्षों तक प्रतिशोध की आग को सीने में लिए भटक रहे उधम सिंह को आखिर मौका मिल गया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक सभा का आयोजन हो रहा था। समय था शाम के 4:30। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड जेटलैंड, जो ब्रिटेन की सरकार में भारत के मामलों के मंत्री थे, और माइकल ओडायर इस सभा में विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जैसे ही सभा समाप्त होती है, उधम सिंह का पिस्तौल गरज उठता है। बिल्कुल निकट से माइकल ओडायर को 2 गोलियां लगती हैं। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लॉर्ड जेटलैंड भी घायल होते हैं, उन्हें भी गोली लगी थी। उधम सिंह वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उधम सिंह कहते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे सजा का कोई भय नहीं है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। जस्टिस एटकिंसटन की अदालत में उधम सिंह पर मुकदमा चलता है। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने असाधारण साहस और हिम्मत का परिचय दिया। उन्होंने अपना नाम बताया मोहम्मद सिंह आजाद। उनका बयान राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था। उधम सिंह पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव के रहने वाले थे। वर्ष 1899 में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल में ही पिता सरदार टहल सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बचपन अमृतसर के एक अनाथालय में बीता था। वहां रहकर उन्होंने 10वीं पास की।
ऐसा माना जाता है कि जलियांवाला बाग जनसंहार की शाम को उधम सिंह भी वहीं उपस्थित थे। उधम सिंह को मृत्यु का कोई भय नहीं था। जेल में मिली यातनाओं का मजाक उड़ाते हुए 15 मार्च 1940 को ब्रिक्सटन जेल से लिखे एक पत्र में उधम सिंह लिखते हैं, मेरे लिए यहां अनेक अंगरक्षक हैं, मेरी खूब अच्छे से देखभाल हो रही है, मैं किंग जॉर्ज का मेहमान हूं। दोस्तों, लंदन में अपने मित्र शिव सिंह जोहल को जेल से 30 मार्च को लिखे पत्र में उधम सिंह भगत सिंह के बारे में लिखते हैं। वे लिखते हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं अपने देश का सिपाही हूं। 10 वर्ष पहले मेरा सबसे प्यारा मित्र मुझे छोड़कर आगे चला गया है। मुझे विश्वास है कि मरने के बाद उससे मिल सकूंगा क्योंकि वह मेरा इंतजार कर रहा है। उसे 23 तारीख को फांसी दी गई थी। आशा है मुझे भी उसी तारीख को फांसी होगी। भगत सिंह की उधम सिंह से कितनी मुलाकातें हुई ये तो निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता। हां, जिन दिनों भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, उन्हीं दिनों उधम सिंह भी आर्म्स एक्ट में मिली 4 साल की सजा काट रहे थे। संभावना है उन दिनों उनकी भेंट हुई होगी। जेल से लिखे सभी पत्रों में उधम सिंह किताबों की मांग करते हैं। यह भी शायद भगत सिंह से ही मिली प्रेरणा थी, क्योंकि भगत सिंह ने जेल में बहुत वृहद विस्तृत अध्ययन किया था और वे अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए प्रेरित किया करते थे। उधम सिंह जेल में भी मस्त थे। 6 अप्रैल के पत्र में वे लिखते हैं, यहां आने के बाद मेरा वजन 5 पाउंड बढ़ गया है। 14 अप्रैल के पत्र में उधम सिंह बताते हैं, यहां 10 दिन में सिर्फ एक बार नहाने को मिलता है। उनको फांसी की सजा होती है, जिसका उन्हें तनिक भी मलाल नहीं था। क्रांतिकारियों के शिरोमणि शहीद आजम भगत सिंह से उधम सिंह बहुत प्रभावित थे और उन्हीं की तरह हंसते हुए उधम सिंह भी भारत मां की स्वतंत्रता का अरमान लिए 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटॉनविल जेल में वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों की सरकार ने उनकी अस्थियां भी नहीं दी। वर्ष 1975 में स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भारत सरकार उस वीर की अस्थियों को भारत लाने में सफल रही। लाखों लोगों ने नम आंखों से भारत में उधम सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में शहीद उधम सिंह को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।